हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए सिंह। और आज हम अपने लूसेंट का यानी कि लूसेंट हम जो तैयारी कर रहे हैं उसकी नेक्स्ट क्लास देखेंगे। आपको पता ही है लूसेंट क्यों तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये है सक्सेस की चाबी। और आपका जीके जितना भी कवर होता है वो लूसेंट से ही कवर हो जाएगा। आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लूसेंट में टॉपिक वाइज टॉपिक पॉइंटों में वन लाइनर में आपको सारी चीज़ों को समेट कर यानी कि एक खिचड़ी के रूप में आपको लूसेंट बनाकर दे देती है। तो चलिए आगे ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज हमें थोड़ा ज़्यादा टॉपिक पढ़ने हैं, तो इसलिए आज चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास पर। यानी कि आज हमारी क्लास नंबर 6 है। हमने 5 क्लास देख चुकी हैं, तो उनको अगर आपको समझना है तो आप चैनल पर जाकर लूसेंट हिस्ट्री के रूप में देख सकते हैं। चलिए आज हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है? सिंधु यानी सिंधु सभ्यता, जिसे कहते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए आज पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए तो सबसे पहले क्या कहता है? रेडियो कार्बनिक जैसे सी। जैसे आपने एक चीज़ सुनी होगी, जैसे हम इसको लेके चलते हैं तो हिस्ट्री में जितने भी स्टूडेंट होंगे उन्होंने एक नाम सुना होगा, कार्बन 14। यानी कि कार्बन 14 जिससे हम ये पता लगाते हैं कि इतिहास में या फिर कोई भी साक्ष्य, जो इतिहास का साक्ष्य है वो कितने साल पुराना है, उसकी कार्बन डेटिंग करते हैं। यानी कार्बन डेटिंग का मतलब ये है C14 के नाम से, कार्बन 14 के नाम से जाना जाता है। तो उसे उसी के द्वारा हम कार्बन डेटिंग का पता करके ये पता लगाते हैं कि ये कितना वर्ष पुराना है। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में एक लोह स्तंभ है, तो उसकी डेटिंग कैसे पता करी? तो वो भी कार्बन डेटिंग। जितने भी किले हैं उनकी डेटिंग कैसे पता करी, चीज़ों की डेटिंग कैसे पता है? तो ये सब चीज़ें उसी तरह बताए गए। आगे चलते हैं। रेडियो कार्बनिक यानी जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि यानी कितनी तिथि है? 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। और ये जो डेट है ये कहीं ना कहीं आपके टीचिंग एग्ज़ाम में और नॉर्मल जो नॉन टीचिंग एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है। याद रखना इस डेट को। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज किसने करी है? जो दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी का नाम किस नाम से जाना जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी। याद रखना, राय बहादुर दयाराम साहनी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप टिक लगा लीजिए। इम्पोर्टेंट, खूब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक तथा कांस्य में यानी कि एक तरीके से जो चीज़ें हैं, देखिए जो सिंधु सभ्यता है प्राग ऐतिहासिक में और कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज में रखा जा सकता है सभ्यता को। इस सभ्यता का मुख्य निवासीय द्रविड़ और भूमध्य सागर, यानी कि निवासी स्थान का है द्रविड़ और भूमध्य सागर। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। सिंधु सभ्यता के सर्वप्रथम पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? बलूचिस्तान, जिसे सुतकोंदड़ा यानी कि सुतकोंदड़ा यानी कि एक तरह से हम जब हिस्ट्री लैंग्वेज में, आपको पता ही है, आपको जब मैं पढ़ा रहा था शुरुआत में, जब पढ़ाना शुरू किया था मैंने तभी कहा था अगर आप चीज़ों को फ़नी वे में लेके चलोगे, जैसे आप लेके चलते हैं हम बहुत सी चीज़ों को, जैसे आलमगीरपुर ज़िला है तो आलमगीरपुर को आलामारा बना देंगे। तो इस तरह से क्यों आप चीज़ों को अगर फ़नी वे में लेके चलोगे तो जल्दी याद हो जाएगा कोई भी। अब सुत कौन डर, ये जो चीज़ें हैं, अब इसे सुतकोंदड़ा बना दो, आपको याद आएगा। और सुतकोंदड़ा कहाँ है? बलूचिस्तान में। इस तरह से अगर फ़नी वे में लेके चलोगे तब ज़्यादा चीज़ें याद आएंगी। चलिए पूर्व पर स्थल आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में है, यानी कि मेरठ आपका पास में है दिल्ली एनसीआर में। उत्तरी पूर्व मादा यानी कि जिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर के कौन से इसमें है? देखिए आपके सामने है जम्मू कश्मीर। एक चीज़ देखिए, ये आपको मैप तो मेरे, देखिए मैप मेरे को इतने अच्छे तरह से बनाना नहीं आता, पर आपको एक चीज़ दिखाते हैं। ये आपका भारत का मैप है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको चीज़ें मिलती ही जाएंगी इतिहास की दृष्टि से।
तो ये क्या है, जम्मू कश्मीर का अखनूर या और तथा दक्षिणी पूरा स्थल दाइमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र में। यानी कि देखिए आपको सारी चीज़ें बता दी। बलूचिस्तान, यानी बलूचिस्तान कहाँ है, बलूचिस्तान हो गया। फिर जम्मू और मेरठ भी बता दिया आपको, जम्मू कश्मीर भी बता दिया, और आखिरी क्या था आपका, दाइमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। ठीक है, ये आपको आप और एक चीज़ और, ये जो चीज़ है आपको, ये देखिए अभी से पहले मिटा देता हूँ मैं, और पेन भी दूसरा ले लेता हूँ, रेड कलर का ले लेता हूँ। ये आपको मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया होगा जब मैं पढ़ा रहा था कि देखिए ये जो चीज़ें हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो चीज़ें हैं उसकी डिस्टेंस कम है, यानी कि कम मानी गई है, और इधर से लेकर इधर तक की जो चीज़ें हैं उसकी डिस्टेंस ज़्यादा मानी गई है हिस्ट्री में। याद रखना, ये कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अपना हरा पेन ले लेते हैं, आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। याद रखना, नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता के सबसे से प्राप्त परिपक्व अथवा जो अवशेष हैं वो स्थलों में केवल 6 ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। और एक चीज़ ध्यान रखना, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका हड़प्पा सभ्यता ही क्यों नाम पड़ा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, ये इस चीज़ें इनका नाम क्यों पड़ा। हड़प्पा तो सबसे पहला खोजा गया है, इसलिए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जो ये नाम है ये पड़े हैं। गण और अगला क्या है, गणरावी वाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। अब कालीबंगा में क्या चीज़ फेमस है, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कालीबंगा के बारे में भी। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्त पश्चात, यानी कि एक तरह से स्वतंत्रता के प्राप्त पश्चात हड़प्पा संस्कृति का सर्वप्रथम स्थल, यानी कि जो स्थल है, जो एक जगह है, वो कहाँ मिली, गुजरात में खोजी गई है। और कब हमारी भारत को आज़ादी कब मिली, 1947, और पूरी तरह से 1950 में, क्योंकि हमारा संविधान बनके कंप्लीट हो गया था, तो इसलिए उसको आज़ादी इस तरह से मानी जाती है। लोथल सुतकोंडा सिंध सभ्यता का बंदरगाह है, यानी कि आपको पूछा जाए तो बंदरगाह वाला क्वेश्चन कई बार टीजीटी क्वेश्चन में, यानी कि टीजीटी के पेपर में आ चुका है। जुते हुए खेत और नक्शीदार, यानी कि एक तरह से नक्शेदार ईंट के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ मिला है, कालीबंगा से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन इस तरह पूछा गया था, जुते हुए खेत, ये नहीं पूछा गया था नक्शेदार, यानी कि एक तरह से जो ईंटें हैं उसका नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था जुते हुए खेत के बारे में, कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो है कालीबंगा। और ये टीजीटी पीजीटी में कई बार आ चुका है, यूपी पीसीएस में भी कई बार क्वेश्चन मिल चुका है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, सब अन्नागार वाला क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। ये सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, यानी कि अन्नागार आपसे पूछा गया है। यानी कि इसमें से आपको मैं बताता हूँ, जैसे हम पहले छोड़ते हुए चल रहे थे क्वेश्चन जो आपको नहीं मिल रहा था, उसमें से सिर्फ जो इस पेपर, यानी कि यहाँ इस पेज में से आपको कौन कौन सा ये आएगा, ये मिल सकता है, कई बार मिला हुआ है क्वेश्चन है ये, इसमें से ब्रॉन्ज वाला मिला हुआ है। और आपको बताता हूँ मैं, ये इसमें से ये चारों के स्टेट के बारे में पूछ रहे कहाँ कहाँ है। और आपको सैंधव सभ्यता के जो परिपक्व ये नहीं है, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चारों क्वेश्चन आपको मिले हैं। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, सिर्फ और सिर्फ उसे नाम अंडरलाइन कर लीजिए। अब आप पूरा अंडरलाइन करने लगे, वो सही नहीं है। सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम ये पूछा गया है, तो ये आपको ब्रॉन्ज वाला पूछा गया तो ब्रॉन्ज वाला, दयाराम साहनी पूछा गया तो दयाराम साहनी, यानी कि ये चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बाह्य स्नानागार, यानी कि एक तरह से जो और जिसके स्नानागार थे, यानी कि नहाने की जगह थी, वो जैसे आपने बावड़ी देखी होगी, आपने बावड़ी कोई सी मूवी भी याद नहीं आ रही मुझे, बावड़ी, इसके जो बावड़ी थी ये चारों तरफ, जैसे आपने राजस्थान में भी देखा होगा, तो इसमें इस तरह की सीढ़ी होती थी, नीचे 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 नीचे, और इसकी बावड़ी एक तरफ से, यानी कि रास्ता निकलने का भी, जाने का भी, और उनके नहाने के जो निकासी थी उनका भी, बहुत सुव्यवस्थित तरीके से इनको बनाया गया था।
चलिए, भाई स्नानगृह एक प्रमुख यानी कि स्मारक है जिसमें मध्य, इसकी देखिए आपके सामने लंबाई चौड़ाई बताई है। स्नान कुंड की कितनी, 11 से लेके 88 मीटर लंबाई और 7 से लेके 1 मीटर चौड़ाई और इतनी, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट आपको दिया गया है जो स्नानगृह है। और जो ये मिला है मोहनजोदड़ो में, इस चीज़ का बस ध्यान रखना, ये पूछा नहीं जाता। अग्निकुंड के लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए, ये आपको पूछा गया, कई बार पूछा गया, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु काल में विदेशी व्यापारी, यानी कि विदेश जो व्यापार होता है उसमें व्यापारी और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए व्यापार दिया गया है, व्यापारी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे जो व्यापारी थे उनका व्यापार का स्थान या फिर उनके जो व्यापार की चीज़ें थी वो क्या कहती है, हमें क्या पढ़ना है यहाँ से, सिंधु घाटी का व्यापार। और एक चीज़ याद रखना, क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है सिंधु घाटी सिंधु काल में विदेशी व्यापारी कौन कौन सी चीज़ों को लाते थे या फिर वो कहाँ कहाँ से आती थी। ये लाते थे पूछा जाएगा तो व्यापारी आ जाएगा, और कौन कौन सी चीज़ें आती थी व्यापार करते थे वो आएगा इस तरह से। तो सबसे पहला क्या आएगा, तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान, चांदी अफगानिस्तान ईरान, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान, टीन अफगानिस्तान ईरान। तो सबसे ज़्यादा क्या मिला, अफगानिस्तान अफगानिस्तान अफगानिस्तान, मतलब तुक्का मारा जाए तो अफगानिस्तान और ईरान तो मार ही सकते हो आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गोमोद और सौराष्ट्र, आगे क्या है, क्या लार्जवर्ड मोसोपोटामिया, सीसा कहाँ है, ईरान, यानी कि सीसा भी बाहर से व्यापार होता था। चलिए आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में आपका क्या दे रखा है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील जो है, यानी कि सील से 3 मुख्य जो एक तरह से देखिए जो फोटो या फिर आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे उसमें अलग अलग चीज़ें के बारे में बताया गया। तो इसमें क्या है, 3 मुख वाले देवता जिसमें पशुपति नाथ के नाम से जाना जाता है, और इसकी मूर्ति यानी कि जो इस स्ट्रक्चर की मूर्ति है उनके चारों ओर जो चीज़ें हैं उसके बारे में कई बार पूछा गया है। तो ये याद रख लेना जो चीज़ें हैं उनके बारे में। तो चीज़ों के बारे में कौन कौन से पूछे गए, हाथी, गधा, चीता, भैंसा और विराजमान है, यानी कि ये आपसे पूछे गए हैं। तो यानी कि हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा। मोहनजोदड़ो में नृत्य की एक कांस्य मूर्ति, ये इम्पोर्टेंट है, और ये आपको सीबीएसई या यूपी बोर्ड की या फिर कहीं के भी आप बोर्ड की किताब लेकर चलो, 6ठी क्लास की हिस्ट्री किताब में आपको मिल ही जाएगा, पहला दूसरे चैप्टर में। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंखला पशु का अंकन मिलता है, यानी कि पशु का अंकन मिलता है। एक ये पशु वाला जो क्वेश्चन है ये याद रख लेना। मोहनजोदड़ो में कांस्य मूर्ति मिली, ये याद रख लेना, कांस्य मूर्ति का पूछा गया क्वेश्चन। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चनोदड़ो से मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता कुछ ही मान लीजिए, आपको किसी भी नाम से जानने की जो ज़रूरत है वो है आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट बना कि लिपि बहुत चित्रात्मक है, जो इसे क्या पढ़ा गया है नहीं पढ़ा गया। आपसे कल एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता, सॉरी उसे छोड़ते हैं, पहले पहले आपसे मैंने एक चीज़ बताई थी कि 3 तरह के हमने काल में बांटा है। एक जिसके साक्ष्य नहीं है, एक जिसके साक्ष्य हैं जिसको पढ़ा नहीं गया, एक जिसके साक्ष्य भी हैं जिसको पढ़ा भी गया है। तो ये याद रखना है। अब ये बताइए सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में आती है, जिसको पढ़ा गया है या नहीं पढ़ा गया, नहीं पढ़ा गया। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी गई जाती है, यानी कि याद लिखी गई है, तो ये याद रखना दाएं से बाएं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यह अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है, तो पहली पंक्ति दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं और फिर इस तरह लिखी जाती है। अब दायां कौन सा होता है, बायां कौन सा है, देने वाला जो होता है, एक तरह याद रखना, जो देने वाला हाथ होता है वो दायां होता है, और बायां होता है जो लेने वाला होता है, यानी कि देने वाला जो हाथ होता है वो होता है राइट माना जाता है हमारा, और
लेफ्ट जो होता है वो होता है बायां। तो इस तरह से होता है। तो दाएं से बाएं यानी कि पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये इस तरह से लिखते थे। ये देखिए दाएं से बाएं लिखा है। जबकि अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था और पहले दाएं से बाएं फिर दूसरे बाएं से दाएं, यानी कि पहले ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, इस तरह से लिखा जाता था। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। सेंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, यानी कि शहद का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन में कभी नहीं पूछा गया, तो इसलिए इस चीज़ के लिए परेशान मत होना। जो आपको काटना है इसे काट सकते हैं क्वेश्चन को। सिंधु सभ्यता के लोग नगरों तथा घरों के निवासी के लिए ग्रेड पद्धति, जैसे आजकल के टाइम पर ग्रेड पद्धति जो होती है ना, ग्रेड पद्धति आज भी इतनी अच्छी नहीं है ना, आज बहुत सी जगह तो है ही नहीं। तो यहाँ के लोग बिल्कुल सुव्यवस्थित रूप से, नगरीय सभ्यता का मतलब ये था, जैसे कहते हैं ना एक 5 स्टार जगह पर रह लो, ना नाली की झंझट ना टॉयलेट की झंझट। तो इस तरह से हमारा सिंधु सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का माना जाता था। घरों के दरवाजे और खिड़की सड़क की ओर खुलते थे, ना खुलकर यानी कि जो एक तरह से पिछवाड़े की ओर जो चीज़ें होती थी वो इस तरह की नहीं थी। केवल लोथल के नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, यानी कि क्या कहा है, घर के दरवाजे और खिड़की सड़क की ओर ना खुलकर पीछे कहाँ खुलते थे? पीछे की ओर खुलते थे। और जो लोथल के जो घर थे उनके दरवाजे मुख्य तरफ खुलते थे, यानी कि ये आपका रोड है, ठीक है। यही कहा गया है इन्होंने कि मुख्य सड़क की ओर, ये सड़क की ओर नहीं खुलना है, पीछे की तरफ खुलेगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें दिखाई गई है। रंगपुरा और लोथल से चावलों के दाने मिले हैं, जिसके धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावलों के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? लोथल से पता है। शुद्ध कोंदड़ा या कालीबंगा और लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पिंजर मिलते हैं, यानी कि आपको मैंने बताया था अगर आपको पढ़ना है यानी हिस्ट्री को अच्छी तरह समझना है, लैंग्वेज चेंज कर दो, अपनी लैंग्वेज में कुछ ही बना दो। भाई बहुत से स्टूडेंट हमें पता है, हम भी उस दौर से गुजरे हैं कि क्या है मिस बिहेवियर यानी कि गाली वाली दे के बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी अब इस चीज़ को यानी कि शुद्ध गोंदड़ा जिसे हम कहेंगे, एक मिनट, हाँ, शुरू जो चीज़ें हैं यानी कि जो आप करेंगे, क्या करेंगे, इसका मिस और इसका नाम क्या है? सुर कोतड़ा, यानी कि इसका नाम क्या कर देगा? कोंतड़ा, कुंतड़ी। इस तरह से चेंज करोगे तब आपको समझ में आएगा। कोई नहीं पूछता भाई, आपको क्या करना है, अपने माइंड में उस चीज़ को लेके चलना है, वहाँ पे एग्ज़ाम में टिक मारना है, गोला करना है, मतलब आंसर सही करना है, नंबर लाना है, पास होना है। कोई इस चीज़ को नहीं देखेगा आपने किस तरह याद करा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? तिल की इकाई का संभवतः 6 गुना अनुपात में था। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों और 4 पहियों वाले बैलगाड़ी भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे, यानी कि इनका जो यातायात का साधन कौन था? बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी, जिसमें हम क्या कहते हैं? बैलगाड़ी मतलब बैल से चलने वाला, और भैंसा गाड़ी जो बुलक एक तरह से जो भैंसे का मेल वर्जन होता है, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? मेसोपोटामिया के अभिलेखों से विवरण जो अभिप्राय है वो क्या कह रहा है? सैंधव सभ्यता से ही है, यानी कि जो मेसोपोटामिया के जो अभिलेख हैं वो सैंधव सभ्यता के। सभ्यता हड़प्पा संस्कृति के आशय वर्ण के हाथों से मिलता है। एक चीज़ याद रखना, सैंधव सभ्यता के जो वाणिक वर्ण से हाथों से मिलता है। और एक चीज़ ये भी कहा गया है कि यहाँ के लोग जो होते थे ना, वो लड़ाकू नहीं होते थे, इसलिए कोई भी हथियार नहीं मिला है, ठीक है, याद रखना। अगला देखते हैं। पिनगट में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहलाती है, यानी कि
पिनगट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया, एक दो बार पूछा गया, तो इसलिए ध्यान रखना। सिंधु सभ्यता के लोग धरती के उर्वरक यानी कि देवताओं की, जैसे आप कहते हैं ना धरती की देवी कौन है, उसकी पूजा यानी कि देवी को मानकर उसकी पूजा करते थे, यानी कि धरती की पूजा करते थे, ये ध्यान रखना। सीधे सीधे इतने कॉम्प्लेक्स मतलब सीधे छोटी लैंग्वेज में जैसे हमें क्या करना, नोट्स बनाते हुए इतनी बड़ी लाइन की जगह छोटे में लेके चलना है। इसलिए हमें कहते हैं कि नोट्स बनाते हुए छोटा 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 करता। जैसे हम मैसेज को MSG लिखते हैं, ठीक है, आई लव यू को तो पता ही होगा आपका, आई लव यू लिखते हैं, और आई मिस यू को इस तरह लिखते हैं। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ें, जैसे क्या नाम और बताएं, आई आई डिड नोट, इस तरह लिखते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मैसेज वाली लैंग्वेज में जब आपको समझने आ जाएगा, तो इसलिए आपको जैसे शॉर्ट हैंड में बिल्कुल ऐसे लिखते चल जाते हैं, उर्दू वो शॉर्ट हैंड मुझे भी नहीं आती, पर हाँ इस तरह से मैंने देखी है, तो इस तरह से लिखते चल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जल्दी जल्दी लिखना होता है। और आपको भी जब नोट्स बनाओ तो इस तरह की लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को यूज़ करिए। जैसे सिंधु सभ्यता के लोग धरती की पूजा करते थे, बस इतना कुछ नहीं करना। ठीक है, आगे चलते हैं। वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं, यानी कि सिंधु सभ्यता से क्या मिलते हैं, वृक्ष पूजा और शिव पूजा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, चलिए आगे चलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की देन है, यानी कि स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से है, हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह में सूर्य पासन का अनुमान लगाया जाता था, यानी कि एक तरह से सिंधु घाटी के जो लोग थे बहुत एडवांस है। सिंधु के घाटी के लोग नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, यानी कि मंदिर के अवशेष नहीं मिले, पर मंदिर का अवशेष का मतलब ये है, देखिए इन्होंने धरती को पूजा करने के लिए स्थान मान लिया, स्वास्तिक का मान लिया, वृक्षों की पूजा कर ली, शिव पूजा कर ली, तो कहीं ना कहीं ये जो अपना आप कोई भी कह लीजिए, देखिए मैं उस विवादात्मक चीज़ से दूर रहता हूँ अगर हिस्ट्री में अगर लेके चलें। ठीक है, अगर रियल में किसी ने पढ़ा है, समझा है, पढ़ा लिखा आदमी है, तो वो ये नहीं कहेगा कि क्या नाम मेरा धर्म पहले है या इस तरह। हिंदू धर्म में बहुत कमियां थी, ठीक है, बहुत सी कमियां थी, इसलिए और धर्मों का प्रचलन हुआ है। हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है, जिसे हम सनातनी धर्म कहते हैं, यानी कि सबसे पुराना धर्म है, और उसी से सभी धर्म बनते चले गए। जैसे 6वीं शताब्दी में मुस्लिम धर्म हुआ, उससे पहले कौन था, क्रिश्चियन धर्म है, फिर ईसाई धर्म है। ये सब चीज़ें आपको ये कहते हैं, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, क्यों ये सब आए। अब आप ये ले लीजिए, एक घर है, ठीक है, इसमें मान लीजिए मैक्सिमम 50 आदमी रहते हैं, तो ये क्या, अगर हम लेके चले तो 50 के अलग अलग मतभेद होंगे, या सॉरी मतभेद बोल लो, सबके अलग अलग विचार होंगे। तो सबके अलग अलग विचार होंगे, कोई अच्छी चीज़ कह रहा है और दूसरा कह रहा नहीं, हेड कह रहा नहीं ये नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं टकराव होगा, और टकराव होगा तो उस चीज़ को, यानी कि 50 में से 10 आदमी अलग हो गए, फिर 20 आदमी अलग हो गए, यानी कि संतान यही है, यानी कि इस परिवार का ओरिजिन यही है, पर ये बढ़ते चले गए, इन्होंने अपना घर अपना। जैसे आप जॉइंट फैमिली में 10 आदमी है, ये आके यहाँ रहने लगे 4 आदमी, फिर इसमें से 4 आदमी यहाँ रहने लगे, तो क्या ये 4 आदमी इस हेड के, यानी कि इस आदमी के ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन है, पर कहीं ना कहीं किसी के ना किसी में जैसे CDP में ये कहा जाता है, यानी साइकोलॉजी में ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति के विचार व्यक्ति भिन्नता होती है, यानी कि हर व्यक्ति अलग होता है, तो वैसे ही धर्मों में चीज़ों का अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसमें कोई बहस करने वाली बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता में मृत देव यानी कि मातृत्व देव की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। और हाँ, एक चीज़ आपसे मैं पूछता हूँ, आज हमारे फादर के नाम से
सन, डॉटर। ठीक है, डॉटर मैं लिख देता हूँ। डॉटर को जाना जाता है, उसका गोत्र या सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, गोत्र वोत्र तो फीमेल की भी देखी जाती है, पर जाति उसके हिसाब से मानी जाती है। पर ऐसा कौन सा टाइम था जहाँ पर वाइफ के साथ, यानी कि वाइफ से ओरिजिन, वाइफ से ही सब कुछ माना जाता था, यानी कि माता से। और उस टाइम को कौन सा टाइम कहा जाता था? एक आज भी ऐसी स्टेट है जहाँ पर पिता के नाम से नहीं, यानी कि पिता के वंशावली के हिसाब से नहीं, औरत की वंशावली के हिसाब से चलता है। वो उस स्टेट का मुझे भी नाम बताना। मुझे भी देखो, मुझे भी नहीं पता, मैं भी इतना डीप में नहीं था, पर मुझे भी उस स्टेट का नाम जानना है। कोई स्टेट से हो, उस स्टेट से, तो अगर वो वीडियो देख रहा हो तो प्लीज़ स्टेट का नाम बताना, और उस जगह का भी नाम बताना। उस अपना वंशावली का एक तरह से अपना पूरा नाम लिख के भेजना मुझे, कि कौन सी वंशावली है और वो चीज़ें कौन से। क्योंकि मैंने भी एक बार सरसरी निगाह से पढ़ा था, और वो शायद इस तरह भी कहा जाता है कि आज भी जैसे श्रीलंका में बहुत सी जगह पर फीमेल का नाम से चलता है, और जो ट्राइब्स हैं वहाँ पर भी। तो अगर हो कोई तो प्लीज़ नाम बताना, ठीक है? क्योंकि चीज़ों को जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक जानेंगे नहीं, तब तक हम अपने देश के या अपनी चीज़ों के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे। कोई भी शर्म की वाली बात नहीं है, हर व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता। अगर आप चीज़ों को जानना चाहते हैं, अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, तो शर्म मत करो। सामने वाले को 10 चीज़ आती हैं, आप 100 चीज़ जानते हो, 10 चीज़ उससे सीख लो, चाहे आपसे छोटा क्यों ना हो। ठीक है? अगर पहली क्लास का बच्चा, जैसे कहते हैं ना, हम वो छोटे छोटे बच्चे मेंढक बना के खेलते हैं, कागज़ का मेंढक, हवाई जहाज बना के खेलते हैं, कमल का फूल बना देते हैं, आप उससे सीख लो। क्या होगा? जैसे यही तो कहेगा कि अंकल है, मुझसे सीख रहे हैं। कोई नहीं, कुछ अगर सीखना है, अगर कुछ बनना है, तो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसा व्यक्ति हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, शर्म मत करो, चाहे उसके पास बैठ के सीखना पड़े। आज मैं आपको, देखिए पढ़ाई तो अभी हम इस टॉपिक पे थे, थोड़ी देर 1 मिनट रुकिए। आज आपका एक तरह से मोटिवेशनल चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। आप देखो, इंडियंस के साथ सबसे बड़ी कमी क्या है, कि इंडियंस के पास जैसे ही पैसा आएगा, सबसे पहली बात, जैसे ही पैसा और जैसे ही वो जॉब में जाएगा और थोड़ा सा पढ़ लिख लेगा, थोड़ा सा, यानी कि वो मान लीजिए 10-15 डिग्री कर ले, छोटी छोटी 10-15 डिग्री भी कर ले, तो उसमें घमंड आ जाता है। पर क्या कभी आपने फॉरेनर को देखा है? फॉरेनर, पहली बात तो जब वो आता है, इंडिया में आता है, इंडिया में ही देख लो, आपने इंडिया में देखा होगा, वो कच्चे बनियान में घूमता रहता है, टी शर्ट और कैपरी वाले, जो कच्चा, जिसे हम कच्चा कहते हैं, उसमें घूमता है। ठीक है? अगर उसका कोई उसे कुछ काम कराना है, या फिर उसे, जैसे देखा गया है कई बार, आपको भी यूट्यूब पे मिला होगा या फिर इस तरह मिला होगा, जैसे उसे अपना जूता सिलवाना है, तो वो जूते वाले के साइड में बैठकर, यानी पलोथी मार कर बैठ जाएगा। और वो पढ़ा लिखा भी है, पैसे के मामले में भी अच्छा है, और यानी बहुत सारी चीज़ों में सही है। और इंडिया में उसी कंडीशन में, उस कंडीशन में उस कोई व्यक्ति आ जाए, कभी नहीं बैठेगा। और तो और क्या नाम, इतनी ऐठ में रहेगा, इतनी उसके एटीट्यूड में रहेगा, कि उसे पैसे भी ज़्यादा देकर ये सोचेगा कि इसे कहना मैं नीचे दिखाऊं, या फिर मैं बड़ा होने का ऐसा सोचता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। तो ये सब चीज़ें आपका देखो, पढ़ाई, या जैसे दो चीज़ होती हैं, एक होती है एजुकेशन, एक होती है डिग्री होल्डर। एजुकेशन कभी भी आपको, जब अगर रियल एजुकेशन लिए, तो कभी भी आपको ना कास्ट का वो बताएगी, ना धर्म के बारे में चीज़ें बताएगी, ना फिर किसी को बड़ा छोटा बताएगी। डिग्री होल्डर जो है, डिग्री होल्डर, वो कास्ट भी बताएगा, धर्म भी बताएगा, अपने क्या नाम अमीरी गरीबी बताएगा, अपना स्टेटस भी बताएगा,
यानी कि आप जितने भी बड़े व्यक्ति को देखोगे, चाहे वो अमीर हो और वो पढ़ा लिखा होगा, कोई भी, जैसे फेसबुक है या फिर एप्पल है या फिर इन सब के जो वो है फाउंडर है, आपने कभी भी इनको कपड़े देखे हैं? इनके कपड़े जैसे कहते हैं ना कि 100 रुपये की टी शर्ट, 100 रुपये का लोअर और 200 रुपये के जूते, इस तरह का फैशन रखते हैं और सिंपल रहते हैं। ठीक है। और वही 4 पैसे आ जाएंगे, डिग्री होल्डर क्या करेगा? सूट वूट टाई वाई लगा के घूमेगा ज़बरदस्त। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। पढ़ो, पढ़ने का मतलब ये है कि सामने वाला आपका पागल ना बना सके। जैसे एक वो है ना कि क्या नाम, शैम्पू की बड़ी बोतल में, बड़ी बोतल जो डिग्री होल्डर होगा, तो एक शैम्पू की में बड़ी बोतल है, ये लाए, उसे ये नहीं पता कि उसमें कम शैम्पू निकलता है। 100 और यानी कि 400 रुपये की बोतल ले आएगा, 400 रुपये के पोंछ लिया एक एक रुपये वाले, उससे ज़्यादा निकल जाएगा। तो यही आपका यानी कि जो डिग्री होल्डर है उसका पागल बनाया जा सकता है, एजुकेटर का पागल नहीं बनाया जा सकता। यानी कि उसने घाट घाट का पानी पिया है, उसने अपनी डिग्री में उसने एफर्ट डाले हैं, उसने चीज़ों को जान मतलब स्कूल में जाकर उसने बारीकी से सीखा, इसलिए उसका पागल नहीं बनाया जा सकता। ये चीज़ें ध्यान रखना। ये आज मैंने बहुत ही बड़ी बात कही है, इसलिए ध्यान रखना कभी भी। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम कहाँ पहुँच गए थे? पशुओं में एक तरह से कुबड़े वाले सांड, यानी कि जिस तरह से जो इनके जैसे कुबड़े निकले होते हैं, इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय थे। ठीक है। और ये साक्ष्य आपको कई जगह मिलते भी हैं। ठीक है। स्त्री मूर यानी कि मट्टी की मूर्ति जो मिली है, वो अधिक मिलने से ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता के मात्र सत्यात्मक, देखिए अभी मैं कह रहा था मात्र सत्यात्मक जो पूजा वाली जो चीज़ें हैं वो आपको कहाँ से मिली हैं? सिंधु सभ्यता। तो अब क्या होगा? सिंधु सभ्यता मात्र सत्यात्मक यानी कि सत्तात्मक जो सभ्यता थी वो है। आगे चलिए। सिंधु वासी सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, तो इसलिए ध्यान रखना। मनोरंजन के लिए सिंधु वासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पालना और को आपस में यानी कि लड़वाना, चौपाड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, यानी कि आपके टीजीटी पीजीटी में भी और कई बार यूपी के कई एग्ज़ामों में पूछा गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हिस्ट्री के कई एग्ज़ामों में ये पूछा गया है। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। देखो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ के लोगों का जो युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई भी इस तरह की चीज़ें भी नहीं मिली, तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये जो लोग थे लड़ाकू नहीं थे, इन्हें लड़ना नहीं आता था, यानी कि ये फ्रेंकली आदमी थे, कोई अमीरी गरीबी नहीं थी, इस तरह का चीज़ें नहीं थी। कालीबंगा में एकमात्र हड़प्पा कालीन यानी कालीबंगा जो है एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसमें निचले शहर यानी कि सामान्य लोग रहते हुए भी किले से घिरे हुए थे। यानी कि इस चीज़ का ध्यान रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है। तो ये जो चीज़ें आज इसलिए बड़ा किया गया है क्लास, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट दी है। चलिए आगे चलते हैं। पदार्थ प्रथा विश्ववर्ती सिंधु सभ्यता से प्रचलित थी। ठीक है। आगे शवों को जलाने और गाड़ने यानी दोनों प्रथा प्रचलित थी। भाई जैसे आज के समय में कहा जाता है हिंदू लोग जो है शवों को जलाते हैं और मुस्लिम या फिर और धर्म के लोग शवों को दफनाते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें प्रचलित थी कि आपको शव दफनाना है और या फिर शव को जलाना है, वो सब चीज़ें थी। और बहुत सी जगह पे तो ये भी है, आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो अपने जो आंगन के जो एक कॉर्नर में बड़े बूढ़ों को उसको दफनाए देते, ये भी प्रथा थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। लोथल एवं कालीबंगा में यौमन समाधियाँ मिली हैं, यानी कि एक तरह से जॉइंट। याद रखना, सिंधु सभ्यता के विनाशक का सबसे प्रभावी कारण
बाढ़, यानी कि एक तरह से बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अभय सैंध सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। चलिए ये आपका लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि इससे बड़ा मैंने रखा नहीं था, क्योंकि एक चीज़ एक टाइम पे इतना ही याद होता है। हड़प्पा, ठीक है, रावी नदी के पास है। उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी मधुस्वामी वत्स। ये देखिए जो पूछा जाएगा आपका वो कौन सा है? दयाराम साहनी मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। जो माधवस्वरूप वत्स है वो नहीं मिलेगा आपको उत्खननकर्ता में। हर क्वेश्चन में हर जगह पर दयाराम साहनी मिलेगा, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ये डेट, ये क्वेश्चन पूछा गया 1921 का। पाकिस्तान के जो मोटर, जो एक तरह से पाकिस्तान मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, यानी कि मोटा गोरी जिला नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी। राखालदास बनर्जी एक साल बाद, यानी कि 21 के बाद 22 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत का तरकान जिला। चलिए चुनहुदड़ो सिंधु सभ्यता, यानी सिंधु सभ्यता बोलो, सिंधु नदी के पास मिला। गोपाल मजूमदार 1931, और ये कौन सा है? पाकिस्तान, सिंध प्रांत। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? कालीबंगा, गंगर, बीबीलाल और बीके पंत 1953। कहाँ पर? ये याद रखना, आज़ादी के बाद। और इसके कौन से? राजस्थान के हनुमानगढ़ी जिले से मिलता है। कोटा दीजी सिंधु फजल अली, यानी कि फैजल अहमद। और जो एक चीज़ याद रखना, जो इस तरह के जो अहमद और एक और नाम होगा इसमें, दिख नहीं रहा, अहमद और अली, दो नाम याद रख लेना बच्चे। ये जो क्वेश्चन आया था फैजल अली, ये नाम था, और फैजल अहमद, बच्चों ने फैजल अली कर दिया था, इसलिए मैंने पहले ही आपको कन्फ्यूजन दूर कर दिया। फैजल अहमद याद रखना, 1953, दोनों सेम है। और सिंध प्रांत के खैरपुरा स्थल में। रंगपुरा मादर, और इसके कौन है? रंगनाथ राव। रंगपुरा और रंगनाथ याद रखना। 53 से 54 गुजरात के काठियावाड़ी जिले में। रोपड़ सतलुज कौन सा है? यगदत्त शर्मा 53 से 56 पंजाब रोपड़ जिला। लोथल भोगवा रंगनाथ राव 55 से 63 तक गुजरात और अहमदाबाद जिले में। आलमगीरपुर हिंडा नदी, और दोनों सेम है आपको, ठीक है। यगदत्त शर्मा, और एक चीज़ याद रखना, इनका नाम वाई शर्मा के नाम से भी आपको कई जगह मिलेगा, यगदत्त शर्मा। और ये कंफ्यूजन हो रहा है, यगदत्त शर्मा को वाईदत्त शर्मा, इस तरह से, मतलब बहुत सी जगह खाली वाई शर्मा इस तरह के नाम से आपको मिल सकता है, इसलिए ध्यान रखना। इसलिए क्योंकि जो इस तरह के नाम होते हैं ना, वो आपको सरनेम के हिसाब से ज़्यादा मिलते हैं। 53 उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, आपको पता ही है, आपकी आलमगीरपुर सतकोडेरा दाशक, और इसके कौन है? जॉर्ज एंड डेल्सल और अर्जन स्टाइल 1927 से लेकर इतने तक। और पाकिस्तान के कहाँ पर मिला? ये पाकिस्तान के तटीय किनारे पर मिला है। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं जो अभी बता रहा हूँ इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा, रोपड़, रंगपुर कई बार पूछा गया है, रोपड़, लोथल, आलमगीरपुर, और 10वां नंबर यानी सुतकोंदड़ा जिसे हम कहते हैं
और इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चूनोदड़ो, ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट आपका क्या है, बनावली, रंगोई, रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 हरियाणा के हिसार जिले में, और धोलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से लेकर 1991 तक गुजरात के कच्छ जिले में। तो आपके 12 में से एक ये जो इम्पोर्टेंट नहीं है मैं बताता हूँ, ये नहीं पूछा गया, ठीक है। रंगपुरा, लोथला, ये सब चीज़ें पूछी गई हैं। कालीबंगा भी पूछा गया। तो मतलब एक तरह से 5 छोड़कर आपके सारे इंपॉर्टेंट है जो आपके पूछे गए हैं। इसलिए थोड़ा सा नाम देखो, नाम अंग्रेजों के और इस चीज़ के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। अभी जो स्टूडेंट हैं हम, या फिर आप भी हो, नाम लेने में थोड़ी दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि हम हैं गूगल के पढ़े हुए, या फिर एक तरह से गूगल लैंग्वेज में पढ़े। और गूगल का मतलब ये है कि कोई भी नाम पर डाला, टाइप किया और वो अपने आप ही सही करके दे देता है। तो इसलिए हमारी भी थोड़ी सी, और हम जब पढ़ते हैं तो फ़नी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। फ़नी लैंग्वेज में जब पढ़ोगे हिस्ट्री को, तभी आप चीज़ों को सीख पाओगे। हिस्ट्री में हमने जब हिस्ट्री पढ़ी है तो इसी लैंग्वेज में पढ़ी, मेरी हिस्ट्री पॉलिटिकल है, तो हम जब इस तरह से पढ़े हैं तभी आपको हम उस तरह से पास हुए हैं और अच्छे नंबर से गेन कर पाए। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये आपका आज का जो क्लास थी ये आपकी कवर हो चुकी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा थोड़ा पढ़कर आपको पूरा जीके कवर कर लेना है, जिससे आपके एग्ज़ाम में कवर हो जाए चीज़ें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।